जय हिंद दोस्तों, मैं रोबिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उदय। जैसे आप हमारे बोर्ड पे लिखा है मगध राज्य का उदय। इसको बताने से पहले हम जो मगध राज्य है इसका जो शक्तिशाली बना, इसका कैसे उदय हुआ, उत्कर्ष हुआ, इसके पीछे की जो हमारी कहानी है, इतिहास है, उसको हम पहले बताएंगे। तब उसके बाद हम इसे बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो इसके पीछे का इतिहास है ये वह है कि 600 ईसा पूर्व में जब वैदिक काल का समय था, जब हमारे अखंड भारत में यानी कि अफगानिस्तान का हिस्सा और भारत का, नेपाल का, बांग्लादेश का, म्यांमार का कुछ हिस्सा, ये सब हमारे भारत के हिस्सा में लगता था। तब एक अखंड भारत कहलाया जाता था। तब इसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे। जो 16 जनपद थे, इनमें हमारे 4 महाजनपद एक महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? वो थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये चारों में भी 2 महाजनपद जो थे वो अत्यंत शक्तिशाली थे। कौन कौन से? एक मगध का पद और एक अवंती महाजनपद। जो ये महान शक्तिशाली जो बने वो ऐसे बने थे कि जब ये छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था, तब इनमें आपस में संधि होती थी और बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़प लेते थे। जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वैसे ही इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य से मिलते चले गए। अंत में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ। तब ये मगध राज्य का क्या हुआ? उदय हुआ। तो मगध राज्य का जो उदय हुआ इसके इतिहास को हम पढ़ते हैं। जैसे जो मगध राज्य के उत्कर्ष यानी उदय में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। वो 3 वंश थे। कौन कौन से थे वो देखते हैं। हर्यक वंश, नंबर 2 शिशुनाग वंश और नंबर 3 नंद वंश। तो हम पहले पढ़ते हैं हर्यक वंश को, जो मगध राज्य के उदय में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको पहले पढ़ते हैं हम। कौन सा? हर्यक वंश। जो हर्यक वंश था हमारा, वो था जिसका टाइमलाइन था हर्यक वंश का, वो 544 से 400 ईसा पूर्व था। और हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, जो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा तथा यह बौद्ध धर्म को मानता था। जो हर्यक वंश था इसके संस्थापक बिम्बिसार थे, जो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा और यह गौतम बुद्ध को मानता था, अनुयायी था। गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म को मानता था। और जो बिम्बिसार है, इनने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। मतलब ये अंग एक उस टाइम का एक महाजनपद हुआ करता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 16 जनपद थे, उनमें से एक महाजनपद अंग भी था। तो बिम्बिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया और अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। और बिम्बिसार की 2 पत्नी थी, नंबर 1 कौशल देवी और नंबर 2 राजकुमारी चेन्ना। जो हमारे बिम्बिसार थे, इनकी 2 पत्नियां थी, कौशल और एक राजकुमारी चेन्ना। और बिम्बिसार की जो हत्या हुई थी, इनके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। जैसे एक आसमान में 2 सूरज नहीं रह सकते, उसी तरह इस पृथ्वी पर 2 बादशाह नहीं रह सकते। तब इनके पुत्र ने ही इनको क्या करा? मार दिया गद्दी पे बैठने के कारण। तो अजातशत्रु, जो ये अजातशत्रु थे, इनका जो इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन कराया। जो बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु थे, इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया। और अजातशत्रु जो थे, इनके पुत्र उदयनिन द्वारा जो मगध की गद्दी पर बैठा, इनकी क्या हुई? हत्या कर दी। अजातशत्रु की जो हत्या हुई थी, इनके पुत्र उदयनिन द्वारा हुई, जो मगध की गद्दी पर बैठ गया। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, वो उदयनिन का पुत्र नागदशक था। तो एक बार हम आपको ये और शॉर्ट में बता दें कि हर्यक वंश जिसका टाइमलाइन 544 से 412 ईसा पूर्व था, और जिस हर्यक वंश का संस्थापक थे वो बिम्बिसार थे, जो
544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठे और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और बिम्बिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया और वहां का जो अजातशत्रु को क्या कर शासक नियुक्त किया। बिम्बिसार की 2 पत्नियां थी, एक थी हमारी कौशल देवी, दूसरी थी राजकुमारी चेलना। और बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया। और जो अजातशत्रु थे इनके अपने पुत्र उदयनिन द्वारा हुई हत्या थी। जो अजातशत्रु थे इनकी जो हत्या हुई थी इनके अपने पुत्र उदयनिन द्वारा हुई, जो मगध की गद्दी पर बैठ गया। और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयनिन का पुत्र नाग दशक था। आप इसको नोट कर लें। फिर हम अपने सेकंड वंश पे चलते हैं, शिशुनाग वंश पे। अगर आपने हर्यक वंश को नोट कर लिया हो तो हम चलते हैं दूसरे वंश यानी कि शिशुनाग वंश पर। जो वहां शिशुनाग वंश था इनका जो टाइमलाइन है वो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व था। और जो शिशुनाग वंश है, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग द्वारा की गई। जो वहां शिशुनाग का जो संस्थापक है वो है शिशुनाग। जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग द्वारा की गई। इन्होंने ही जो शिशुनाग है, जो हमारे हर्यक वंश थे, उनके अंतिम शासक की हत्या की। और शिशुनाग ने अवंती और वत्स यानी कि उन 16 जनपद महाजनपदों में से 2 और थे, ये थे अवंती और वत्स, जिन्होंने जो शिशुनाग ने उन दोनों महाजनपदों को मिलाकर मगध में मिल लिया, जिसके कारण जो मगध था एक महाशक्तिशाली क्या कहलाया, एक राज्य कहलाया। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित कर दी। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। और जो हमारा शिशुनाग है इसमें बस इतना ही सब कुछ है। और हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर ले। हम तीसरे वंश नंद वंश पर चलते हैं। अब हम चलते हैं नंद वंश पर। जो हमारा नंद वंश था इसका जो टाइमलाइन है वो है 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व, जिसके संस्थापक जो है नंद वंश है, इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। और जो महापद्म नंद थे इनके 8 पुत्र थे। इनके 8 पुत्र थे, जिनमें से एक था धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम राजा था। जो हमारे नंद वंश है इसके जो संस्थापक थे वो थे महान पद्मनंद। पर जो इनका नंद वंश का अंतिम शासक था वो था महापद्म नंद का 8वां पुत्र, नंद वंश का अंतिम राजा था। ये जो नंद वंश का अंतिम राजा था इनका पुत्र धनानंद। और धनानंद सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। जो वहां नंद वंश था ये धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। और धनानंद के काल में उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमण होता है, जो प्राचीन भारत पर होता है। जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत था, मान देखे जैसे तो उत्तर पश्चिम तो लगा ले, उत्तर ये है हमारा और पश्चिम ये, तो उत्तर पश्चिम हो गया ये वाला। तो ये इस वाले हिस्से पे क्या हुआ, विदेशी आक्रमण होता है। जो विदेशी आक्रमण होता है वो सिकंदर आता है। और जो सिकंदर आक्रमण करने के लिए आता है, सिकंदर के बारे में भी इस एग्जाम में क्या कहते हैं 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम सिकंदर के बारे में भी थोड़ा बेसिक बता देते हैं। तो जो सिकंदर है उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। और ये जो सिकंदर था ये मकदूनिया का राजा था। और सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। और सिकंदर का यह युद्ध पंजाब के राजा पुरुष के साथ झेलम नदी पर हुआ। जो ये सिकंदर जो भारत पर युद्ध करने आया था 326 ईस्वी में, इन्होंने भारत पंजाब जो वहां पड़ता है, पंजाब के राजा पुरु यानी कि पोरस के साथ झेलम नदी पर हुआ था। जो ये युद्ध चल रहा था तब इन्होंने
सिकंदर ने पुरुष को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इसे पुरु से पूछा कि पुरु बताओ आपके साथ क्या किया जाए। तो पुरु बोले कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध में बर्ताव करता है वैसा करो। तो इसने क्या किया, में उसे छोड़ दिया और सिकंदर जो अपने वापिस चला गया। और इसकी जो सिकंदर की जो मृत्यु हो गई थी वो 300 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। और जो हमारे नंदवंश है इन्हीं के काल में जो ये हुआ था आक्रमण, और जो धनानंद थे इनकी हत्या जो थी वो एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराई गई, जिसका परिणाम जो निकला था वो मौर्य वंश की स्थापना निकला था। अब जो हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा मौर्य वंश ही होगा। जो इससे क्या अगला टॉपिक आएगा हमारा मौर्य वंश ही आएगा। तो कल को हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद।